जुनैद से बात करने के बाद इलियास कमरे से बाहर निकला और सीधा अपने बाप मलिक खलील के पास चला गया। उस कमरे में इलियास का भाई सलीम भी बैठा हुआ था। अभी इलियास ने कोई बात नहीं की थी कि मलिक खलील बोला, ये किसे उठा लाए हो तुम? कौन है वो? आप किसकी बात कर रहे हैं? इलियास ने वजाहत चाही। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो तुझे राह चलते मिल गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इस पर एतबार कैसे कर लिया, मलिक खलील ने कहा। इलियास समझ गया कि इसका बाप अख्तर की बात कर रहा था, जिसने अपना फर्जी नाम इलियास को बताया था। वो मशकूक आदमी है। मैं इसकी मदद के ख्याल से ही हवेली लेकर आया था। बाद में एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। इलियास ने इतराफ कर लिया। जानते हो, कुछ भी हो सकता है। वो हमारे दुश्मनों का आदमी हो सकता है, कोई पुलिस वाला हो सकता है, कोई मुखबर निकल सकता है, मलिक खलील ने कहा। अब्बा जी ठीक कह रहे हैं। सलीम ने भी बाप की तायद की। इलियास ने अपनी थोड़ी पर खारिज करते हुए कहा, मैं भी इस बात को मानता हूँ, बस इस सोच बात में आई। इसकी बातें भी कुछ अजीब सी हैं। एक काम करो, मलिक खलील ने गहरी मुतानत से कहा। हुक्म करें अब्बा जी, इलियास बोला। रात के अंधेरे में तुम इसे हवेली लेकर आए हो। रात का अंधेरा अब और भी गहरा हो गया है। इसी अंधेरे में इसे ले जाओ, इसकी टांग में गोली मारकर किसी खेत में फेंक आओ, मलिक खलील ने कहा। टांग में गोली मार दूं? इलियास ने हिचकिचाया। इसका यही हल है, मलिक खलील ने जोर दिया। हम तो इसे वैसे भी अपनी हवेली से निकाल कर कहीं छोड़ सकते हैं, इलियास ने कहा। मलिक खलील ने इलियास की तरफ देखा। मलिक खलील दुश्मनी में साई को भी माफ नहीं करता। ये कोई भी है, जिस नीयत से भी आया है, इस हवेली से तोहफा लिए बगैर नहीं जाएगा। ये बात भी याद रखने की है इलियास। दुश्मन के भागने वाले घोड़े को मारने से बेहतर है कि लंगड़ा करके छोड़ दिया जाए। और अगर वो दुश्मन का आदमी ना निकला तो? क्या तुझे ऐसा लगता है? मलिक खलील ने अपनी सवालिया निगाहें इलियास पर मरकूज कर दी। इलियास ने कहा, ऐसा तो नहीं लगता, मगर मुझे तो लगता फ्रॉड ही है। तो फिर जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करो। कल का सूरज ये हकीकत खोल देगा कि वो किसका आदमी था और किसने भेजा था। बस इतना याद रखना कि जो कुछ भी करो एहतियात से करना, मलिक खलील ने ताकीद की। इलियास ने सलीम की तरफ देखा। चलो सलीम, सिर्फ एक जाए, तुम चले जाओ या सलीम जाएगा। अपने साथ आदमी लेकर जाना, मलिक खलील ने कहा। फिर मैं ही जाता हूँ। जुनैद क्या कहता है? मलिक खलील ने पूछा। वो खजाने की चाबी है, इसके पास हीरे हैं और वो भी 22 करोड़ रुपए के, इलियास ने बताया। इतनी कीमत के हीरो का सुनकर मलिक खलील की आंखों की चमक दो चंद हो गई। इसने टपकती राल के साथ दोहराया, 22 करोड़ के हीरे इसने एक जगह छुपाए हैं। कल मेरे साथ वो जाएगा। हम इस जगह से दोनों जाएंगे, लेकिन सलीम आदमियों के साथ हमारे पीछे होगा। जहां भी इसने हीरे रखे हैं वो निकाल कर हम जुनैद को मार देंगे, इलियास ने अपना मंसूबा सुनाया। मलिक खलील अभी तक 22 करोड़ रुपए की खुशबू अपने नथनों में ऐसी महसूस कर रहा था जैसे वो मदहोश हो गया हो। इलियास की समझ में बात आ गई थी कि इसका बाप ठीक कह रहा है। वो शख्स दुश्मन का आदमी भी हो सकता है। रात की किसी पहर इस हवेली में कोई नुकसान भी इनको पहुंचा सकता है। इसका बेहतरीन हल यही है कि इस शख्स को बाहर ले जाकर इसकी टांग में गोली मार दी जाए। इलियास ने अपने साथियों को तैयार किया और खुद अख्तर के कमरे में चला गया। अख्तर इस वक्त चार पे बैठा कुछ सोच रहा था। इलियास को अंदर आता देख उसकी तरफ देखने लगा। सोए नहीं अभी तक तुम? इलियास ने पूछा। अभी मुझे नींद नहीं आ रही, अख्तर बोला। देर से सोने की आदत है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। अभी रात ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन गांव की रात सूरज डूबते ही शुरू हो जाती है। कमरे में बोर हो रहे हैं तो आओ, थोड़ी देर के लिए बाहर घूम आते हैं, इलियास ने कहा। इस वक्त कहाँ घूमना है? अख्तर होले से मुस्कुराया। ये मेरा गाँव है, यह मेरी जमीन है, मेरे पास नस्ली गायें हैं। आओ तो मैं दिखाऊं, कुछ बातें भी हो जाएंगी। वैसे भी जब तक मैं चक्कर न लगाऊं मुझे नींद नहीं आती, इलियास ने कहा। अख्तर इसके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो किसी बहाने से इलियास को टाल भी नहीं सकता था। तौवन करहन वो उठ खड़ा हुआ। इलियास इसे लेकर अपनी जीप तक आया और जीप में सवार होकर वो हवेली से बाहर निकल गया। इलियास के साथ इसके दो आदमी बैठे हुए थे। अख्तर की जिंदगी जराए में गुजरी थी। वो बहुत तेज तर्रार था। वो समझ गया कि कोई गड़बड़ है। इलियास इसे बिलावजह हवेली से बाहर निकाल कर नहीं लाया। अख्तर ने दाएं बाएं नजरें घुमाकर देखा। रात के अंधेरे में इसे वो अकेली जीप दौड़ती नजर आ रही थी जिसमें वो सवार था। कोई जीरू इसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे इस खित्ते में आबाद इंसान कहीं दूर चले गए हों। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम क्या करते हो? इलियास इसे बातों में उलझाना चाहता था। मैं बता तो चुका हूँ, अख्तर बोला। तुमने ये नहीं बताया कि तुम क्या करते हो? इलियास ने पूछा। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। फिर तो खूब कमाते होगे। बस गुजारा हो जाता है। गुजारा करके जी रहे हो, इलियास मुस्कुराया। अख्तर को इसकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी। इसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसे खतरे की बू महसूस हो रही थी। जीप बड़ी तेजी से भाग रही थी। कच्ची सड़क की दोनों तरफ फसलें खड़ी थी। दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एकदम इलियास ने जीप की ब्रेक लगा दी।
اور اس کے ساتھ اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آف کر دی۔ ابھی جو روشنی تھی ایک دم اندھیرا غالب آ گیا۔ اختر کی آنکھیں دامیں طواف کر رہی تھی۔ نیچے اترو، الیاس نے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ اختر کو اس کے لہجے کا تغیر عجیب سا لگا۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں، نیچے تو اترو، الیاس نے ایک بار پھر اسی لہجے میں کہا۔ اختر نے کچھ دیر سوچا اور جیپ سے باہر نکل گیا۔ اختر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خطرہ اسے اپنے اور بھی قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک ایک گولی چلی اور اختر کی آنکھیں تکلیف سے بند ہو گئی۔ گولی اس کی بائیں ٹانگ کی پنڈلی میں لگی اور ہڈی کو نقصان پہنچ گیا تھا۔ الیاس نے اشارہ پاتے ایک اور فائر کر دیا۔ اختر کی دوسری ٹانگ میں بھی گولی پیوست ہو گئی۔ اختر تکلیف سے زمین پر گر گیا۔ اس کے ارد گرد خون جمع ہونے لگا تھا۔ اختر تکلیف سے دو رہا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسی تکلیف اور کرب میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ پھر اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے پاس کوئی جیپ دکھائی نہیں دی۔ فائر کرتے ہی الیاس نے جیپ اس جگہ سے نکال لی تھی اور وہ ہیڈ لائٹس روشن کیے بغیر ہی اپنی جیپ بہت دور لے گیا تھا۔ اور پھر اس نے ہیڈ لائٹس روشن کی۔ الیاس کی جیپ کو کسی نے بھی اس جگہ نہیں دیکھا تھا۔ اختر کا بہت سا خون بہہ گیا تھا۔ تکلیف بدستور تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخا، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ زندگی کا ایک حصہ اختر نے ہاشم زبیری کے ایک ایک حکم پر کسی بھی بے گناہ کا خون کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اختر ایک ایسے غلام کی طرح ہاشم زبیری کے ساتھ رہا تھا جسے کبھی یہ خوف بھی نہیں محسوس ہوا تھا کہ کبھی اس کا کوئی ایسا حال ہو سکتا ہے۔ رات کے اس اندھیرے میں کچی زمین پر اپنے ہی جسم کے خون میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے سے مدد کے لیے یوں اپنا حلق پھاڑ کر مدد کے لیے پکارنا پڑے گا۔ انسان جب تک اپنی طاقت کے زوم میں ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، زوال اسے نہیں آ سکتا۔ لیکن قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب وہ طاقت پر پکڑ میں آتا ہے تو بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اختر ایک بار پھر چیخا، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اچانک ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور اسے اس روشنی میں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس سے کچھ فاصلے پر سائیکل کو ایک ہاتھ میں پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ کی روشنی اختر پر ڈالے ہوئے اس علاقے کا چوکیدار کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ چوکیدار نے اپنی کانپتی آواز میں پوچھا۔ میری مدد کرو، مجھے گولی لگی ہے۔ اختر کی نحیف آواز آئی۔ گولی کس نے ماری ہے؟ چوکیدار ڈر گیا۔ مجھے اس جگہ سے لے جاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرا بہت خون بہہ گیا ہے۔ اختر کی آواز ڈوب رہی تھی۔ تم رکو، میں آتا ہوں۔ چوکیدار نے اپنی سائیکل سیدھی کی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ابھی آیا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے کرو، میں مر رہا ہوں۔ اختر بھیک مانگ رہا تھا۔ میں ابھی لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ چوکیدار اپنی سائیکل پر سوار ہوا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ اختر بے ہوش ہو گیا۔ اس گاؤں میں ملک خلیل کی حویلی معزز تھی۔ کسی بھی مسئلے کے لیے لوگ اس دروازے کا رخ کرتے تھے۔ چوکیدار نے بھی اس حویلی کا دروازہ بجایا۔ ملازم اس کی بات سن کر الیاس کو اطلاع دی اور الیاس باہر آ گیا۔ پہلے تو وہ اس سے ایسے تفصیل سنتا رہا جیسے اس کے علم میں یہ بات ابھی ابھی آئی ہو کہ کسی اجنبی کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ پھر اس نے فون نکال کر قریبی تھانے میں فون کیا اور تھانے دار کو وقوع کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے فون کر دیا ہے، تم اسی جگہ چلے جاؤ اور اس کے پاس اس وقت تک رہنا جب تک پولیس نہ آ جائے۔ الیاس نے فون کان سے الگ کرنے کے بعد چوکیدار کو تاکید کی۔ چوکیدار نے اس بات میں سر ہلایا اور سائیکل کو پھر اسی جگہ لے گیا۔ اختر بھی ہوش ہو چکا تھا۔ چوکیدار مستری پولیس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ گاؤں کا چوکیدار تھا۔ اس کے پاس ایک ٹارچ اور لمبی لاٹھی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر لمحہ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے بھی کوئی آ جائے گا، اس کی ٹانگ میں بھی گولی مار کر ایک طرف نکل جائے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی اذیت ناک انتظار کے بعد پولیس وین آ گئی۔ پولیس بڑے نخرے سے باہر نکلی اور ایک نے چوکیدار سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جب اس کے سوال ختم ہو گئے تو اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو حکم دیا کہ زخمی کو اٹھا کر وین میں ڈال دو۔ جب پولیس کی وین اس جگہ سے چلی گئی تو چوکیدار کی سانس میں سانس آئی اور اس نے بھی اس جگہ سے جانے میں آفت سمجھی۔ پولیس وین زخمی بے ہوش اختر پٹھان کو شہر کے سرکاری اسپتال میں لے گئی۔ اختر کو اسٹریچر پر ڈال کر ابھی آپریشن تھیٹر کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ انسپکٹر زاہد اس اسپتال میں ایک اور کیس کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ جیسے اختر پر پڑی وہ جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ اسے کون لایا یہاں؟ انسپکٹر زاہد نے پوچھا۔ ہم لائے ہیں، پولیس والا بولا۔ اس کی تو ہم کو کئی دنوں سے تلاش تھی، یہ تو ہمارا کیس ہے، انسپکٹر زاہد نے کہا۔ ہاشم زبیری شاید زندگی میں اتنا کبھی پریشان ہوا ہو جتنا وہ ان دنوں تھا۔ جنید اور سحر بانو کا زخم ابھی تازہ تھا اور اوپر سے اختر کے پیچھے پولیس پڑ گئی تھی۔ اختر اس کی طاقت تھی، اس کا ایسا غلام تھا جو صرف اس کا حکم ماننا ہی جانتا تھا۔ ہاشم زبیری کو اپنے اس غلام پر بہت اعتماد تھا۔ ہاشم زبیری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے آدمی سے بتا دیا تھا کہ اختر پٹھان نے چلتی کار سے چھلانگ لگا دی تھی، رب جانے وہ کہاں ہے۔
हाशिम जुबैरी ने अख्तर को बड़ी एहतियात से अपने बंगले के फार्म हाउस की तरफ भेजा था। इसके बावजूद पुलिस की नज़र इस पर पड़ गई थी। इसका मतलब साफ जाहिर था कि अख्तर पर पुलिस की नजर मुसलसल थी। अब हाशिम जुबैरी ये जानने से कासिर था कि पुलिस ने अख्तर को इसके बंगले से निकलते हुए देख लिया था कि कहीं रास्ते से इसे जा लिया था। हाशिम जुबैरी ने अपने एक और आदमी को बुलाया। उसका नाम नज़ीर था। इसे सभी जीरा कहते थे। इसके चेहरे पर जख्म का निशान बड़ा वाज़ेह था। हाशिम जुबैरी का भी वो एक ऐसा मोहरा था जो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। जब से एक लड़ाई में जीरे के चेहरे पर जख्म का निशान पड़ा था, हाशिम जुबैरी इससे बहुत कम काम लेता था, क्योंकि वो जेल में भी रह आया था और पुलिस वाले इसकी शिनाख्त दूर ही से कर लेते थे। मुझे अख्तर की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ चला गया और किस हाल में है। इस वक्त इसे हमारी इतनी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी चले जाओ और अख्तर को तलाश करके लाओ। अख्तर को कहाँ तलाश करूँ? जीरे ने कहा। तुम उस जगह चले जाओ जहाँ अख्तर ने चलती कार से छलांग लगाई थी। हाशिम जुबैरी बोला। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। एक बात का ख्याल रखना, तुम ये काम ऐसे करना कि किसी को शक न पड़े। तुम पहले ही पुलिस की नज़र में हो। हाशिम जुबैरी ने कहा। मैं एहतियात करूंगा। जीरे ने सर को थोड़ा सा खम किया और चला गया। हाशिम जुबैरी के चेहरे पर तशवीश और परेशानी अयां थी। मुश्ताक अहमद का बेटा नसीर अहमद और इसके दूसरे बच्चे बाहिर से बाप की तदफीन के लिए पहुंच गए थे। अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए सारे औलाद उनके बच्चे भी जमा थे। जो बाप जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपनी औलाद के चेहरे को देखने के लिए सेरा में भटकते हुए प्यासे की तरह उम्मीद से टेक लगाए रहा, वो अब ये भी नहीं देख सकता था कि इसकी तदफीन के लिए इसके बच्चे इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। मुश्ताक अहमद की तदफीन हो गई थी। अफसोस के दिन गुजर गए थे। मुश्ताक अहमद की बेटी और दामाद को जाने के लिए इससे जल्दी थी कि इनके डिज़ाइन किए हुए मलबूसात की नुमाइश और फैशन शो में चंद दिन बाकी रहते थे और इसके सर पर बहुत सा काम बाकी था। अपनी फ्लाइट से 1 घंटा पहले वो चले गए। सिर्फ 1 दिन के बाद नसीर अहमद इस बंगले में रह गया था। इसने अपनी बीवी को भी वापस भेज दिया था, जबकि बाकी भी कोई ना कोई काम निकाल कर चले गए। बाप के मरने का जो अफसोस उन्होंने करना था वो कर लिया था। बाप की छोड़ी हुई इसी जायदाद का हिसाब किताब करने के लिए नसीर अहमद के सर पर जिम्मेदारी थी। बहन और भाइयों को नसीर अहमद पर बड़ा भरोसा था और वैसे भी नसीर अहमद बाप की तदफीन के अलावा जायदाद की नज़र में करने और बाप के वकील से मिलने के लिए बाकायदा फरागत लेकर वतन वापस आया था। नसीर अहमद ने एहतशाम को अपने पास बुला लिया। एहतशाम रिश्ते में नसीर अहमद का मामू था, लेकिन दोनों की उम्रों में 5 साल का फ़र्क था। दोनों एक साथ होते तो जानना मुश्किल होता कि एहतशाम अपने भांजे नसीर अहमद से सिर्फ 5 साल बड़ा है। आप अब्बाजी के साथ एक अरसे से काम कर रहे थे। सब कुछ आपके सामने हुआ होगा। अब्बाजी की जायदाद, पैसा, बैंक बैलेंस, इसका क्या हिसाब है? मुझसे भी ज्यादा इसका इल्म मिस्टर रिजवी को है, एहतशाम बोला। मिस्टर रिजवी? अब्बाजी के वकील और दोस्त, नसीर अहमद ने दोहराया। इस वक्त कहाँ है वो? शायद अपने ऑफिस में हो। मैं उनको बुलाऊं? एहतशाम ने इजाज़त चाही। अभी नहीं। नसीर अहमद ने कुछ सोचते हुए इनकार कर दिया। पहले मुझे आपसे मालूमात लेनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अब्बाजी ने क्या कुछ छोड़ा है। इसका अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल है। अंदाज़ा लगाना मेरा काम है, आप सिर्फ निशानदेही कर दें, नसीर अहमद बोला। मुझे इनकी चेक्स बुक्स चाहिए। वो उनके ऑफिस में होती हैं। कि ऑफिस में बैठकर बात करें? जैसी तुम्हारी मर्जी। अब्बाजी का एक बंगला और भी था, वो बेच दिया उन्होंने। एहतशाम ने जल्दी से इसलिए कह दिया कि क्योंकि वो चाहता था कि नसीर अहमद इस बंगले का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। इसी बंगले को हासिल करने के लिए तो एहतशाम ने रिजवी से कोई चक्कर चलाने की बात की थी और रिजवी इसके लिए तैयार भी हो गया था। किसी पार्टी को बेच दिया? हाँ, अच्छी पार्टी मिल गई थी इसलिए भाई साहब ने बेच दिया, एहतशाम ने जवाब दिया। कब बेचा था? कोई 2 हफ्ते कबल, एहतशाम ने बिला तामुल कह दिया। कितने का बेचा था? नसीर अहमद ने दूसरा सवाल कर दिया। एहतशाम सोचने लगा। 2.25 करोड़ का। एहतशाम को उस बंगले के मुताबिक कीमत भी बतानी पड़ी। 2 हफ्ते पहले अब्बाजी ने वो बंगला बेचा। इसका मतलब है कि वो पैसा अभी तक बैंक में मौजूद होगा। नसीर अहमद ने कहने के बाद अपने होंठों पर जुबान फेरी। एहतशाम गड़बड़ा सा गया। हाँ, हो सकता है। हो सकता है क्या? ऐसा ही होगा। इनके अकाउंट में पैसा मौजूद होगा। चले इनके ऑफिस में चलते हैं। नसीर अहमद खड़ा हो गया। एहतशाम चाहता तो नहीं था कि नसीर अहमद ऑफिस में जाए, लेकिन वो मजबूर था। इसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो इसका मामू था और इस वक्त इसके सामने किसी गुलाम की तरह बैठा इसके सवालों के जवाब दे रहा था। नसीर अहमद दरवाजे की तरफ जाते हुए एकदम रुककर एहतशाम की तरफ देखते हुए पूछा, वो बंगला किसने खरीदा है? इस सवाल के जवाब देने का एहतशाम सोचने लगा और फिर बोला, कोई बिजनेसमैन लोग हैं। ये बंगला कितने का होगा? ये बंगला 3 करोड़ से कम नहीं है। इस बंगले की रजिस्ट्री कहाँ है?
मिस्टर रिजवी के पास होते हैं तमाम कागजात। एहतशाम ने कहा, आप एक काम करें, मिस्टर रिजवी के पास चले जाएं और इन्हें अपने साथ लेकर ऑफिस पहुंचे। मैं ऑफिस में आप दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। नसीर अहमद ने ऐसे हुक्म दिया जैसे इसके सामने इसका मामू नहीं बल्कि मुलाजिम खड़ा हो, और एहतशाम इस जगह खड़ा गुस्से से अपनी मुट्ठियां कभी खोलता और बंद करता रहा। नसीर अहमद कार निकाल कर चला गया। एहतशाम ने भी कार निकाली और रिजवी के पास जाने से कबल इसको फोन करके पूछा कि वो कहाँ है। उस वक्त रिजवी अपने घर में था। एहतशाम सीधा रिजवी के पास चला गया। आपको नसीर अहमद बुला रहा है। एहतशाम की बात सुनते ही इसकी शक्ल देख कर रिजवी हंसने लगा। एहतशाम को रिजवी की बेवक्त की हंसी जहर लग रही थी। आप हंस क्यों रहे हैं? बात ही हंसने की है। मेरे पास तुम नसीर अहमद का पैगाम लेकर आए हो कि मुझसे मिलना चाहता है। अपनी हंसी रोकर रिजवी बोला, नसीर अहमद तुम्हारा भांजा है और तुम उसके मामू हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसके मुलाजिम हो, सर खरीद गुलाम हो। यह बात सुनते ही एहतशाम का गुस्सा बेकाबू हो गया और इसने रिजवी के सामने मेज पर पड़ा पानी से भरा हुआ गिलास उठाया और पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। गिलास टूटने की आवाज कमरे में ऐसे पैदा हुई जैसे कोई धमाका हो गया हो। रिजवी के चेहरे पर अभी तक मुस्कुराहट थी। एहतशाम ने दांत पीस कर कहा, कुत्ता बनकर रह गया हूँ। एक बार फिर रिजवी ने कहका लगाया और अपनी हंसी के बीच बोला, जिसके पास पैसा और इख्तियार हो वो अपने सगे बाप को भी अपने हुक्म का गुलाम बना लेता है। ये दुनिया है, यह दौलत, ताकत और इख्तियार की हुकूमत होती है। मैंने अपनी जिंदगी इस ताकत को पाने के लिए ज़ाया कर दी। मुझे बहुत पहले कुछ कर देना चाहिए था। एहतशाम के लहजे में तासुब था। वक्त अब भी तुम्हारे हाथ में है। वक्त की सुइयां तभी थम सकती हैं जब आप मेरा साथ दें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम नसीर अहमद के पास उसे कहो कि मैं अचानक शहर से बाहर चला गया हूँ, 2 दिन के बाद आऊँगा, और इस दौरान तुम नसीर अहमद को जान से मार दो। अगर ये करने की हिम्मत नहीं तो फिर किसी को पैसा देकर इसे मार दो। बस एक नसीर अहमद ही है जिसके पास बाप की दौलत का हिसाब करने का वक्त है, और कोई नहीं आएगा। नसीर अहमद खत्म तो सारी कहानी खत्म, और तुम इस दौलत को अपने नाम करवाने के लिए फिर मेरे पास आना। मेरा हिस्सा मेरी जेब में और बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ पर ऐसे सजा दूंगा जैसे मेहंदी सजाई जाती है। एहतशाम की निगाहें रिजवी के चेहरे पर मरकूज थीं। इसने सोचा रिजवी ठीक कह रहा है, अब कुछ करने का वक्त है। वो लड़की बैठे बैठाए एक कीमती बंगला ले गई। वो नसीर अहमद को मार सकता है। वकील रिजवी इसके साथ है, इसे डरने की जरूरत नहीं। रिजवी ने चुपचाप एहतशाम को देखा और बोला, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। वकील हूँ, अपने मुवक्किल को ठीक मशवरा देना मेरा काम है। अगर मैंने कुछ कर दिया तो मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे? एक बार एहतशाम ने तसल्ली चाही। पैसा कमाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। उम्र के हिस्से में जब पैसा ज्यादा और मेहनत कम लग रही हो तो मुझे क्या बुरा है? तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिजवी का लहजा मुसम्मम था, किसी पहाड़ की तरह लगता था। आप शहर से बाहर हो और मैं नसीर अहमद के पास जा रहा हूँ। एहतशाम दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एहतशाम वहां चला गया और सीधा नसीर अहमद के पास जा पहुंचा। नसीर अहमद उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जिस पर इसका बाप बैठा करता था। पहली नजर में इस कुर्सी पर नसीर अहमद को बैठा देख एहतशाम के पेट में और भी दर्द बढ़ गया। एहतशाम ने बताया कि मिस्टर रिजवी अचानक अपने एक केस के सिलसिले में इस्लामाबाद चले गए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। इसकी बात सुनकर नसीर अहमद ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चलो ठीक है। मैंने अब्बा की तमाम चेक बुक्स और कुछ जरूरी कागजात जो मुझे यहाँ से मिल गए हैं वो ले लिए हैं, नसीर अहमद ने कहा। एहतशाम ने एक फूला हुआ चर्मी बैग मेज पर देख लिया था। किस्मत की बात थी कि जब एहतशाम ने इस ऑफिस की तलाशी ली थी तो इसे कुछ भी नहीं मिला था, और अब नसीर अहमद को चेक बुक्स भी मिल गई थी। ये बात भी एहतशाम के गले में हड्डी की तरह अटक गई थी। अच्छा है, इसके सिवा एहतशाम और क्या कह सकता था। मैं घर जा रहा हूँ, आप ऑफिस बंद करके घर आ जाएं। एक और हुक्म एहतशाम के माथे पर गोली की तरह लगा और नसीर अहमद बैग लेकर चला गया, जबकि एहतशाम का गुस्सा इसके जिस्म में आतिश फिशां की तरह फटने के लिए तैयार था।